अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। शॉर्ट स्टोरीज़ की सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मैन हु लिव्ड इन अ शेल बाय एंटोन चिको। इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी मशहूर और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है, तो आज हम इसको कवर करने जा रहे हैं। सो बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। आगे चलने से पहले कहानी का मेथड समझ लीजिए कि हम किस तरह पढ़ेंगे ताकि आपको जहन में खाका बैठ जाए। सबसे पहले हम इसके राइटर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम कहानी को पढ़ेंगे। मोटी मोटी कहानी पढ़ के हम उसको जहन में बिठा लेंगे। उसके बाद इसका क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक किसी भी बात को मुकम्मल तौर पर समझा ना जाए तब तक उस पर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज़ को जांचने के लिए, किसी भी चीज़ पर क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए, उस पर कमेंट करने के लिए उसको अच्छी तरह देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले हम कहानी को समझेंगे, कहानी को पढ़ेंगे। जब कहानी हमारे जहन में बैठ जाएगी उसके बाद हम फिर इसके थीम्स और टेक्निक्स और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टोरी के राइटर एंटोन चिको, उनके बारे में बात करते हैं कि वो कौन है। याद रखिए, एंटोन चिको 1860 के अंदर 1860 में रशिया में यानी रूस में पैदा हुए, और ये वो इंसान हैं कि जो बैक वक़्त एक डॉक्टर भी थे और अदीब भी थे, दोनों के लिए काम किया करते थे। इनका एक मशहूर मकूला है कि मेडिसन विद अदर, ये बहुत ज़्यादा मशहूर अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की वजह से हैं। तो अफसाना निगारी के अंदर, अफसाना निगारी के जहान में इनका एक बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में। इसके अलावा इनके और नावल भी काफ़ी सारे अच्छे हैं, जिनमें से 4 ये मैंने दिए हैं, ये बहुत मशहूर हैं। पहला है द सी गुल, जो कि 1896 के अंदर शाया हुआ। उसके बाद अंकल वनिया, 3 सिस्टर्स और द चेरी ऑर्चर्ड। ये 4 नावल्स हैं जिनकी वजह से इनको जाना जाता है, और इनके काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि बहुत लिटरेचर के अंदर नुमाया मकाम रखती हैं। ये तो हो गया ऑथर के बारे में। अब उसके बाद हम बात करते हैं इस स्टोरी के बारे। स्टोरी पर जाने से पहले करैक्टर्स के नाम समझ लीजिए ताकि आपको उस स्टोरी को समझने में आसानी हो। जब तक आप करैक्टर्स के नाम को नहीं समझेंगे, उनको पहचानेंगे नहीं, तब तक आपको स्टोरी की समझ बिल्कुल नहीं आएगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। तो 2 बंदे हैं, एक बर्किन और दूसरा आइवन इवानिक। ये दोनों दोस्त हैं, रात को एक जगह पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। जो आइवन इवानिक है ना, वो अपने दोस्त बर्किन को कहता है कि यार, हमारे गांव में एक औरत हुआ करती थी जो कि हमेशा ही अपने घर में रहा करती थी, अपने घर की 4 दीवारी के अंदर महसूर रहती थी, ना कहीं बाहर आना, ना कहीं बाहर जाना, कोई दुनिया की बाहर उसे परवाह नहीं थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बड़ी अजीब किस्म की औरत थी, कोई दुनिया का उसे इंसान जानता तक नहीं था, हर वक्त अपने घर के अंदर रहती थी, किसी इंसान का मुंह नहीं तकती थी, अब बाहर की हवा बिल्कुल लगने ही नहीं देती थी। तो जो दूसरा बर्किन, वो कहता है इसमें तो इतनी कोई अजीब बात नहीं, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात बताता हूँ। वो कहता है ठीक है बताओ। अब याद रखिए कि कहानी के अंदर कहानी शुरू हो रही है। इसको कहते हैं टेल इन टेल, यानी कहानी के अंदर कहानी। ये इसी तरह जैसा कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, अब वैसे भी ड्रामे की शूटिंग हुई है तभी आपके सामने आया है ना। तो ड्रामा के अंदर आप देखते हैं कि कोई इंसान या कोई शख्स, कोई लड़की दोबारा से किसी और चीज़ की शूटिंग कर रही है, किसी और चीज़ की वीडियो बना रही है, तो ये कहते हैं कहानी के अंदर कहानी शुरू हो जाना। ये टेल इन टेल, ये स्टोरी इन स्टोरी के नाम से एक इस्तिलाह मशहूर है, बस ये याद रख लीजिएगा। अब नरेटर कौन है? बर्किन। याद रखिएगा, ये कहानी सुना रहा है। ये नाम लेता है 3 बंदों का। उन 3 बंदों को याद रखिए, जिनमें से 2 मर्द हैं और एक औरत है। सबसे पहला है बेलिकोव, जो कि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है कि ऐसा हीरो
ऐसा शख्स के जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है, जिसके लिए सारी कहानी घूमती है, यानी जो कहानी का मेन हीरो होता है वो प्रोटैगनिस्ट होता है। उसके बाद ये जो बेलिकोव है ये एक स्कूल टीचर है, ग्रीक लैंग्वेज पढ़ाता है और 40 साल इसकी उम्र है, लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे नंबर पे वरिया है जो कि एक 30 साला औरत है, टीचर है, और साथ उसका भाई है कैवालिंको, इसको मखाइल भी कहते हैं, मखाइल कैवालिंको आसान है। ये दोनों बहन भाई हैं, दोनों टीचर्स हैं और दोनों इस स्कूल में पढ़ाने आते हैं, जिसमें पहले से ये शख्स बेलिकोव पढ़ा रहा होता है। मैं एक बात की मुकम्मल कोशिश करूँगा किसी भी जगह पे आपको बोर ना होने दिया जाए, तो कहानी को बोरिंग ना बनाने के लिए मैं इसका मुकम्मल एनालिसिस आखिर में रखूँगा। शुरू में सिर्फ कहानी के अंदर जो बात ज़रूरी हुई वही बताता जाऊँगा। अब ये जो बेलिकोव है ना, ये एक ऐसा इंसान है, पहले एक बात याद रखिए कि कौन बंदा कहानी सुना रहा है, बर्किन कहानी सुना रहा है अपने दोस्त को आइवन इवानिक को, कि एक शख्स हुआ करता था, उसका नाम था बेलिकोव, जो कि एक स्कूल टीचर था। अब वो शख्स का मिजाज थोड़ा बताता है कि वो इंसान ऐसा इंसान था कि द मैन हु लिव्ड इन अ शेल। अब शेल से क्या मुराद है, यहाँ पे 3-4 किस्म के एस्पेक्ट्स हैं, इसके पहलू हैं, वो हम आगे जाकर बात करते हैं कि वो हर वक्त अपने ख्यालों में अपने ही आप में रहता था, ना कहीं बाहर जाता था। अगर कहीं जाता, घर के बाहर अगर उसकी पूरी दुनिया कोई चीज़ थी वो स्कूल थी, घर से स्कूल और स्कूल से घर, इसके अलावा वो कहीं भी नहीं आया जाया करता था। तमाम लोगों से अलग थलग रहना, जब भी घर से बाहर निकलता तो एक बड़ा सा कोट पहनना, बरसाती कोट जिसे हम कहते हैं, एक अम्ब्रेला लेने और एक वाटरप्रूफ शूज़ पहन लेने। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, हर मौसम में जब भी उसने बाहर निकलना तो उसने एक रिंग पहनी होनी, ऊपर एक अम्ब्रेला, एक बरसाती कोट और नीचे एक जूता। जब भी उसने बाहर निकलना तो उसका यही। और इससे बढ़कर हैरान कुन चीज़ कि वो अपने कानों में हर वक्त कॉटन डाल के रखता था। क्यों? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मेरे कानों तक किसी की भी कोई आवाज़ ना पहुँचे। क्यों? ऐसी क्या बात है? असल में देखें, वजह यह है कि ये जो बेलिकोव है ना, एक ऐसा इंसान है जो किसी भी किस्म की चेंजिंग को पसंद ही नहीं करता। ये कहता है कि दुनिया के अंदर जो कुछ पहले से चल रहा है बस वैसे ही चलना चाहिए, किसी किस्म की कोई तब्दीली किसी काम में नहीं आनी चाहिए, ना ख्यालात में, ना हमारे रहन सहन के अंदाज में, ना कल्चर में, इल्म में, किसी चीज़ में भी नहीं। देखिए, ग्रीक लैंग्वेज, ओल्ड लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज पढ़ाया करता था, तो कहता है किसी भी चीज़ में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, हत्ता कि अपने मामलात में, अपने आप में, अपने घर की, अपनी चीज़ों में, हर चीज़ में ये ओल्ड लवर था, नई चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसलिए लोगों की बातों से भी वो बचकर रहता था और कानों में कॉटन डालता था कि मुझे लोगों की बातें सुननी न पड़ते। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये बड़ा डरावना किस्म का, यानी डरने वाला इंसान था। इसको इस बात का ख्याल रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। हमारे यहाँ एक फ्रेज़ मशहूर है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये इंसान ऐसा था कि लोग क्या कहेंगे, इसको हर वक्त ये ख्याल होता था कि लोग मेरे बारे में क्या बातें कहेंगे, मेरे बारे में क्या राय देंगे। तो हम बात कर रहे थे बेलिकोव के बारे में, ये तो उसकी अपीयरेंस के बारे में बात होगी, अच्छी खासी बात होगी। अब आगे चलते हैं। ये शख्स स्कूल जाता होता है, ये अब हमने इसका थोड़ा मिजाज देख लिया। अब आप खुद समझ लीजिए कि स्कूल के अंदर इसका मिजाज कैसा होगा। बच्चों को बड़ा ही घटिया तर्ज समझता था कि ये किसी काम के नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं हैं। भाई देखें, आप खुद इतने खुशक मिजाज हो, आपसे कौन कैसे पढ़ेगा। तो खैर, वो पढ़ा रहा होता है स्कूल में। तो एक मरतबा दो उसके नए कुलीग्स आ जाते हैं, दो नए टीचर्स आते हैं उस स्कूल के अंदर पढ़ाने, जो कि वरिया और उसका भाई मखाइल कैवालिंको हैं। ये दोनों पढ़ाने आ जाते हैं। याद रखिए कि ये जो शख्स है ना बेलिकोव, इसका और वरिया का, इसकी उम्र 40 साल है, वरिया की उम्र 30 साल है। इन दोनों का मिजाज एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ है। ये किसी किस्म की बात को, नई बात को पसंद ही नहीं करता। हर वक्त ओल्ड ख्यालों में, पुराने ख्यालों में, पुरानी चीज़ों में गुमसुम रहता है। और जो वरिया है वो मॉडर्न है, वो नई चीज़ों को, नई ख्यालात को, नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह देती है। तो इसकी निस्बत वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अब लोग क्या समझते हैं, पूरे
लोग जो स्कूल के और गांव वाले होते हैं वही आपस में मशवरा करते हैं कि अगर हम इन दोनों की शादी कर दें ना तो हो सकता है कि ये वरिया अपने हस्बैंड यानी इसका बेली कॉब का मिजाज तब्दील कर दे और इसको भी हमारे अंदर शामिल कर दे। इसके भी ख़यालात कुछ मुख्तलिफ हों, कुछ ये भी हमारे साथ इस दुनिया में आए, पता नहीं किस दुनिया में गुमसुम रहता है ये। अल-मुख्तसर ये कि बेली कॉब को भी लड़की पसंद आती है। दोनों की उम्र में 10 साल का फ़र्क होता है। बेली कॉब 10 साल बड़ा है, 40 साल का है, और ये 30 साल की है। तो लोग उसके भाई से बात करते हैं कि भाई हम आपकी बहन की उस बंदे से बेली कॉब से शादी करना चाहते हैं। वो कहता है ठीक है कर दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, उसकी अपनी ज़िंदगी। उससे भी बात करते हैं, वो भी राज़ी होती है, ये भी राज़ी होता है। लेकिन एक बात से इनको बहुत सख्त इख्तिलाफ होता है और वो ये कि ये किसी की बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। हत्ता कि जो लोग मॉडर्न ख्याल रखते हैं, जो नई सोच रखते हैं, जो खुश ख्याली का ज़हन रखते हैं, उनको बुरा भला कहता रहता है। तो इस बुराई की वजह से ये उस लड़की को खो बैठता है। अब एक दिन होता ही है कि ये स्कूल के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। पढ़ाने के बाद जब ये वापस जाते हैं तो बेली कॉब देखता है रास्ते में कि उसकी बहन जो केवालिंको है वो और उसकी बहन, ये दोनों बहन भाई साइकिल पे जा रहे हैं। तो उसको देखकर बड़ा ही अजीब किस्म का फ़ील होता है। वो छुट्टी के बाद उसके घर चला जाता है, केवालिंको को कहता है कि यार आप मुझे ये बताओ, आप एक टीचर हैं, आपको क्या ये ज़ेब देता है कि अपने बच्चों के सामने, अपने शागिर्दों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने आप साइकिल चलाएं? एज अ टीचर क्या आपको ज़ेब देता है? वो आगे से जवाब देता है कि मेरी साइकिल, मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म, मैं जैसे रहूं, जैसे चलाऊं, मेरी ज़िंदगी के रहन सहन के अंदाज से किसी को क्या होता है? क्यों लोग हैं मेरी बातों पे, मेरी ज़िंदगी में दखल देते हैं? मैं जैसे भी रहूं, आप लोगों को इससे क्या? खैर उनकी तलख मिजाजी बढ़ती जाती है और वो उसको समझाता है बेली कॉब कि भाई देखो आप एक टीचर हो, आप कोई आम इंसान नहीं हो, आप टीचर हो, फिर आपकी बहन टीचर है, उसको साथ लेकर आप साइकिल पे जा रहे हो, ये क्या तरीक़ाकार है? तो कुछ अपने आप को होश में लाओ। तो खैर वो इस बात पर बिगड़ जाता है, दोनों के अंदर तलखी बढ़ जाती है और बेली कॉब इस बात से रूठ कर चला जाता है और रिश्ते से भी डिसअप्रूवल दे देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। और फिर इसी गम में उसकी मौत हो जाती है और वो मर जाता है। अब देखने को कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दरमियान में एक और इवेंट आता है कि वो बेली कॉब को धक्का देता है, स्कूल के अंदर वो गिरता भी है, तो उसी गम में वो मर जाता है। अब देखने को कहानी सिर्फ इतनी सी है, लेकिन हमारे लिए ये कहानी तब नफ़ामंद साबित होगी जब हमने इससे कुछ सीखा। हमने इससे क्या सीखना है? सबसे पहले इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं, द मैन हु लिव्ड इन अ शेल। इसका क्या मतलब है? कि ऐसा इंसान जो किसी घर में, बंद घर में, किसी शेल में, किसी गार में या किसी बॉक्स में, किसी केस में रहता हो। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये है कि जिस्मानी तौर पर फिज़िकली इंसान किसी ऐसी जगह पे रहता हो जो बिल्कुल चार दीवारी के अंदर बंद हो, ना कहीं बाहर आ सकता, ना जा सकता, ना बाहर की हवा लग सकती, ना अंदर की बाहर जा सकती, बिल्कुल बंद होकर रहता। एक इसका मतलब ये है। दूसरा मतलब इसका बड़ा ही अजीब सा है और वो हकीकत है। दूसरा इसका मतलब ये है कि इंसान अपने तमाम तर ख़यालात को, अपने तमाम तर जज्बात को, अपने जितने भी आरा हैं, अपने कमेंट्स हैं, चीज़ों को देखने के बारे में पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं, जो भी उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो उसके अकीदे हैं, जो उसके ख़यालात हैं, उन्हीं के अंदर बंद होकर रहता हो और वो ये कहता हो कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये ठीक है, जो कुछ मैं सोचता हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, वो सब कुछ ठीक है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ ठीक नहीं है। अब देखें हमारी ज़िंदगी में कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इस कदर सही मानते हैं कि इसके अंदर बहुत आगे गुजर जाते हैं, इस कदर अपने आप को सही मानते हैं कि लोग उनको, वो एक मक़ूला है ना कि इतने नेक भी ना बनो कि लोग गुनाहगार नज़र आने लगें। तो वो ऐसा किया करता था। ये ऐसे किस्म का इंसान था, अपने आप को बहुत ही दूसरों से मुमताज़ समझना, अपने आप को दूसरों से अलग रखना। तो अब समझ आ गई ना द मैन हु लिव्ड इन अ शेल का क्या मतलब हो सकता है। यानी ऐसा इंसान जो हर वक्त अपने ही ख्यालात में रहता हो, अपनी दुनिया में गुमसुम रहता हो। देखें ना, जब भी वो घर से बाहर निकलता है तो ताकि कानों में कॉटन डाल लेता है कि मुझे लोगों की बातें ही ना सुननी पड़े कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग क्या नया कर रहे हैं, क्या पुराना कर रहे हैं, वो देखते ही नहीं था। इसी तरह जब भी किसी टीचर के घर जाना तो बहुत ही संजीदा और फॉर्मल रहना, ना किसी से कोई बात करनी। जब लोगों के घर जाना तो बस
मुंह उठा के देखते रहना और फिर बस वैसे ही वापस आ जाना बस इस तरह का यह इंसान था। देखें, आप अपने ऊपर गौर करें, क्या हम भी तो ऐसे लोगों में से नहीं हैं कि जो तब्दीली को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तब्दीली का मतलब यह है कि अगर देखें आप गलत हैं तो आपको अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए, आपको सही चीज़ को अपने अंदर जगह देनी चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि आप हमेशा से सही पैदा हुए और सही ही रहेंगे, नहीं, मुमकिन है कि हम और आप किसी गलती पर हों। तो बस हमें चाहिए कि हम अपनी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो अपनी थ्योरीज़ हैं, जो हमारे ख़यालात हैं, उनके अंदर ही बंद होकर ना रहें, बल्कि जो सही चीज़ है उसको सही माने, जो गलत है जो गलत माने। जो हमारे अंदर नेगेटिविटीज़ हैं उनको ख़त्म करके पॉजिटिविटीज़ लाएं। इस कहानी से एक बात तो हमने ये सीखी और इससे हमने 2 सवाल हल कर लिए। सबसे पहला तो ये कि द मैन हु लिव्ड इन अ शेल, इस टाइटल को इस कहानी के साथ कैसे रिलेट करना है वो हमने पढ़ा। इसके अलावा एक हम अब इसके थीम्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इंडिफरेंस, यानी लोगों से बिल्कुल यकबारगी होना, लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना। उसके बाद स्केप्टिसिज्म, यानी डाउटफुल होना, हर वक्त इस वहम में रहना, हर वक्त इस ख्याल में रहना, हर वक्त इस सस्पिशियसफुल हो के रहना चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में। उसके अलावा इनसिक्योरिटी है, हाइपोक्रेसी, गुड वर्सेस एंड, यानी कि ये क्या है कि अपने ख़यालात को, अपनी चीज़ों को अच्छा समझना। इसके अलावा फियर है इसके अंदर। फियर किस हवाले से कि फेबियास ऑफ आउटर वर्ल्ड, यानी जो बाहरली ज़िंदगी है, अपने ख़याल से, अपने माइंड से बाहर निकल कर जो देखना है, जो बाहर निकल कर सोचना है, तो उसका डर लगा रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इसके अलावा आइसोलेशन यानी लोनलीनेस है, एब्सर्डिज़म और इंक्विजिटिवनेस, ये इसके चंद थीम्स हैं। इसके अलावा टेक्निक्स इसमें कौन कौन सी यूज़ हुई हैं, तो वो रियलिज़म, यानी ये कहानी रियल बेस्ड है और वाकई रियल बेस्ड है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे ख्याल रखते हैं, ऐसी तर्ज़ ज़िंदगी अपनाते हैं। इसके अलावा साइको एनालिसिस बिल्कुल है, नफ्सियाती, ये कहानी हम पर काफ़ी नफ्सियाती असर छोड़ती है। उसके अलावा फ्रेम टेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेल इन टेल, कहानी के अंदर कहानी शुरू हो जाना। इसके अलावा सिम्बोलिज़म, सिम्बोलिज़म का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी सिम्बल्स देखकर, कुछ ऐसी अशिया देखकर पूरी कहानी की समझ आ जाना। तो इसमें उसकी जो अपीयरेंस है, उसके पास जो बॉक्स होता है, जब भी बाहर निकलता है तो उसके पास एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर ना वो नई कोई चीज़ शामिल करता है, ना उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करता है। तो ये देखकर भी हमें उस इंसान की वज़ाकता देखकर हमें उसके ख़यालात का पता चल जाता है कि ये किस किस्म का बंदा है। तो यहाँ हमारी कहानी मुकम्मल होती है। यहाँ तक मैंने मुकम्मल कोशिश की है कि सबसे पहले आपको राइटर के बारे में अच्छी तरह बताऊँ, उसके बाद कहानी की समरी पढ़ें, फिर उसके बाद इसके क्रिटिकल एनालिसिस पे आएँ। दरअसल कहानी इतनी लंबी नहीं है, बस थोड़ी सी इसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी सी है जो कि हमें समझने वाली है, बिल्कुल आसान तरीन है। और अब हमने इसमें थीम्स और टेक्निक्स वगैरह भी पढ़ ली। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, इस टॉपिक के हवाले से कोई इशू हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।